नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर बनाम में सबका दिल से स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी। हमने आपके लिए सीआरपीएफ ट्रेडमैन का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। उनका आज ये 11वां लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इनमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबको पता है घातांक में काफी बार आने वाला क्वेश्चन है। √7 √7 √7 √7 4 बार है। √7 √7 √7 √7 का मान यदि इनफाइनाइट टर्म होता है, इनफाइनाइट टर्म, तो इनका मान क्या होता है बताओ? गुणा में रूट में हो और गुणा में चल रहा हो तो मान सेम का सेम 7 ही आता। लेकिन इनफाइनाइट टर्म नहीं है। ये कितने टर्म है? 1 2 3 4। तो 4 टर्म है तो क्या करोगे? इनका फॉर्मूला होता है ए हमेशा 2 की पावर n और 2 की पावर n-1। तो आगे देखो, a का मतलब बेस 7 है। कितने पद हैं? 1 2 3 4। तो 2 की घात 4, ऊपर एक कम हो जाएगा, 2 की घात 4 -1। तो ये हो जाएगा 7, 2 की घात 4 16 हो जाएगा, एक कम करोगे 15। तो 7 की पावर 15/16 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखो। अब ये बाद में लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में डाइट करोगे। देखो 7 तो आएगा ही, 1 2 3 4, 2 की घात 4, 2 की घात 4 16, एक कम कर दो तो 15/16 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो इनका बेसिक और कर लेते हैं। इनको किस प्रकार लिख सकते हैं ये ध्यान दीजिए। √7 एक लास्ट तक बनने रहिए, नहीं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला है। आप लास्ट 25 वीडियो क्वेश्चन तक आप बने रहो, साथ साथ में आंसर भी देते रहो। भाई नहीं समझ में आया मैं वापस रिपीट कर दूंगा या वीडियो वापस बैक करके देख लेना। और आपका हौसला कम नहीं होना चाहिए भाई, थोड़ा हैबिट बनाओ सिटिंग की, ताकि आप लंबे टाइम तक वीडियो देख सको। अब यहाँ इनको क्या लिखेंगे बताओ? पावर 1/2 लिखेंगे। इसे 2 रूट हैं, देखो 1/2 गुणा 1/2, 1/2 को 2 बार करो 1/4, 7 की पावर 1/4, 1 2 3, 3 बार 1/2। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। 1 2 3 रूट हैं 1/8 और 4 रूट हैं तो 1/16। जब बेस सेम हो तो गुणा में घाते जुड़ जाएगी, जब बेस सेम हो तो गुणा में घाते जुड़ जाएगी 1/16। अब इनको आप ऐड करना भाई, सब इंटेलिजेंट हो, सबको जोड़ना आता है। इनको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 15/16। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आपको बेसिक भी बता दिया, जो आपको बेटर लगे उस प्रकार कर लेना। आप एपीसी भी कर सकते हो। देखो इनका जो सम है ये जीपीसी भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ मैथ वाले स्टूडेंट है उनको तो पता है सम निकालना आपको। ठीक है, a r की पावर n-1 और r-1, यानी r का मान छोटा है तो उल्टा हो जाएगा, 1 - r हो जाएगा। तो आप ऐसे भी इनका सम कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यदि ये आ जाए √3 √3 √3 √3, इनका मान क्या होगा? यदि इनफाइनाइट टर्म होती तो मान क्या आता? 3 का 3 होता, सबको पता है। लेकिन अब कितना आएगा बताओ? 3 तो आएगा ही। 1 2 3 4 5, 2 की घात 5, 2 की घात 5, 2 को 5 बार करते हैं 32 और एक ऊपर कम कर दो तो 3 की पावर कितना आ जाएगा? 31/32 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका गुणोत्तर माध्य क्या? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 2 3 और 8, ठीक है, इनका गुणोत्तर माध्य क्या होगा? यहां एक क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजमेंट कर रहा हूं। यहां 2 4 और 8 है, ये कितना है? 2 4 और 8 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? तो बताओ गुणोत्तर माध्य क्या होता है? कौन बच्चा कोई निकालना जानता है क्या गुणोत्तर माध्य? जियोमेट्रिक मीन क्या होता है भाई? बताते जाओ। नहीं सुना कभी? पढ़ाई की होगी तो सुनेगा। 2 4 और 8 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, जैसे ए बी सी का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? गुणोत्तर माध्य बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, इनको जरूर नोट कर लेना। बहुत सारे बच्चों का गलत होता है। ये होता है A B C, जितने टर्म है उतने ही पावर 1/n। जैसे 3 पद हैं तो पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां
इनका गुणोत्तर माध्य 3 पद है, 1 2 3, इनका गुणोत्तर माध्य पावर हो जाएगी 1/3, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, यानी 64 की पावर 1/3, यानी घनमूल 64 को क्या लिखेंगे 4 की क्यूब, 64 है 4 की क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आपका जो मान है वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो 3 पद है तो पावर 1/3 आ जाएगा, 4 पद होते यदि ये 4 पद होते डी तक तो पावर 1/4, 2 पद तो पावर 1/2, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 की पावर 1/3, यानी घनमूल कितना आ जाएगा बताओ 4 आ जाएगा। यदि ये होता इनका गुणोत्तर माध्य बताओ, कोई ये पूछ लेगा 4 व 25 का गुणोत्तर माध्य बताओ क्या होगा, का गुणोत्तर माध्य पूछ ले तो दो संख्या का गुणोत्तर माध्य तो पावर 1/2, यानी रूट ए बी का रूट, 2 पद तो पावर 1/2, 100 की पावर 1/2, यानी 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, या ये 10 का स्क्वायर है ही पावर 1/2, ये कैंसिल, तो मान कितना आ जाएगा 10 है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। गुणोत्तर माध्य यानी जितने टर्म है उतनी पावर 1/3। बताओ यदि 5 पद होते, कितने पद होते 5 पद होते तो पावर 1/5 हो जाती। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन तक बढ़ते रहना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन नए मिलेंगे भाई, लास्ट तक हमारे साथ बने रहो। आपको पूरे 40 मॉक टेस्ट लगाने हमारे साथ, पूरा का पूरा मैथ अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। आपको पढ़ना किस प्रकार है, आप दिन भर अच्छे से पढ़ो, शाम इवनिंग में 7 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, तो दिन भर आप पूरा बेसिक समझो अच्छे से, और शाम को एनालिसिस करो कि हमारी पढ़ाई सही हो रही है या नहीं हो रही। नए क्वेश्चन आए उनके नोट्स जरूर बना लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इस प्रकार यदि हो तो योग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। एक दो सूत्र लिखाता हूं भाई, ये मैं पीछे भी बता चुका हूं, a प्लस बी ए माइनस बी और a माइनस बी ए प्लस बी इस फॉर्म में हो तो देखो इनको सोल्व करो। a प्लस बी का स्क्वायर, ये a माइनस बी का स्क्वायर ऐड करो, a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर नीचे वाला गुणा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां आप √13 को a मानोगे, ठीक है, √12 को क्या मानोगे b, अच्छे से समझना चाहिए भाई। ठीक है, तो इनका फॉर्मूला बनेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि इनके बीच में माइनस होता, देखो यहां माइनस होता तो ऊपर आता 4ab, सबको पता है। अब यहां वैल्यू रख दोगे, ये घातांक का क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है भाई, और हम आपके सामने वो क्वेश्चन परोसेंगे जो बार बार रिपीट हो रहा हो। अच्छे से लगाना है, अच्छी स्पीड भी होनी चाहिए। तो देखो 2e, दो ही पद हैं 1 और 2, इनके अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं है। एक को a माना, दूसरे को क्या माना b, तो 2a स्क्वायर √13 का स्क्वायर 13, b स्क्वायर √12 का स्क्वायर 12, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √13 का स्क्वायर 13 और √12 का स्क्वायर है 12। फिर से समझो, देखो इस फॉर्म में क्वेश्चन है, बोर्ड पर ध्यान दो, a प्लस बी ए माइनस बी, ये रहा देखो, तो वजह गुणा करा a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर, ऐड करोगे तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर नीचे वाला भी गुणा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर √13 का स्क्वायर 13, बी स्क्वायर √12 का स्क्वायर 12, 13 माइनस 12, ये आ जाएगा आपका 50। आपका आंसर आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में है वीडियो को वापस बैक करके देख सकते हो। अच्छे से समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 की पावर 600, 2 की पावर 600, 3 की पावर 400, 5 की पावर 200 और 6 की पावर 100 में सबसे बड़ी संख्या। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जरूर नोट कर लेना भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आते स्टूडेंट छोड़ने की कोशिश करती है। घातांक का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यदि आपको समझना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन यदि डिटेल से समझने हैं, मैंने घातांक करने का टॉपिक बहुत अच्छे से करवा दिया। इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, घातांक करनी, वहां आप चैप्टर ये क्वेश्चन देख सकते हो। अब बताओ क्या करोगे, 100 का भाग दो, देखो इनका मैथ से ये 600 है, इनका मैथ से कितना आएगा, देखो जो घात है 600, 400, 200 और 100 का जो मैथ है वो कितना आएगा, बड़ी से बड़ी किसका भाग जा रहा है बताओ 100। इनमें 600, 400, 200 और 100 में बड़ी से बड़ी किसका भाग जा रहा है 100। अब 100 का भाग दो, यहां 100 का भाग दोगे तो 6 बार जाएगा, 100 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 100 का भाग दोगे
2 बार जाएगा, 100 का भाग दोगे 1 बार जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। देखो यानी आप एक काम, जैसे मैं 50 ले लेते तो देखो बड़ा हो जाता, यदि 50 लेते मैं इनसे कटने वाली संख्या यदि 50 लेते तो 50 का भाग देते 12। अब बताओ 2 की घात 12 बड़ा हो गया मान, तो जितना छोटा मान लेते जाओगे ना उतनी घात बड़ी होती जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या देखो इन घातों में, ये देखो किस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग जा रहा है, 100 का भाग। अब घात में 100 का भाग देने पर ये रिजल्ट आया, ये 64। सबको पता 3 को 4 बार करते हैं तो 81 आता है, 5 का स्क्वायर 25 और ये आ गया 6। अब सबसे बड़ी संख्या 81, 81 यानी इनसे बनी है 2 नंबर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 3 की पावर है 400 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यानी आप इस प्रकार आ जाए तो घात में किनका भाग देना है, मैसा का, बड़ी से बड़ी संख्या का भाग दोगे। ये आपके सामने रिजल्ट आया, आप कंपैरिजन कर लेना कि बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है। मैं आपके लिए एक एग्जांपल और लेके आता हूं, है ना। अभी आप करना कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। 2 की पावर 250 है, 3 की पावर 150 है, और यहां ये दे दिया 7 की पावर 100 है। में बड़ी संख्या आपको ढूंढनी है, बड़ी संख्या है। अब एक बार मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं, आप खुद भी करके देखो। जब तक आप खुद नहीं करोगे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप ड्राइवर के बराबर में बैठ जाओ, महीने भर ड्राइवर को देखो, गाड़ी चलाना नहीं सीखोगे। जब तक स्टीयरिंग पर आप नहीं बैठोगे तो आप करके देखो, नहीं होगा तो मैं भी बताने वाला हूं। थोड़ा सा आपके लिए वेट कर लेता हूं, कोशिश करना और लास्ट तक बने रहना। भाई हम पर भरोसा रखिए, आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेगी, ठीक है, बेनिफिट ही मिलेगा आपको। जल्दी से जल्दी आंसर निकालो भाई, थोड़ा वेट कर लेता हूं, जल्दी आंसर निकालो। यानी कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर निकालोगे सब। थोड़ा वेट कराओगे, अच्छा कहेगा घात में टाइम लगता है कि 3 को 5 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा धीरे धीरे। मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं भाई, है ना। आपका हौसला कम नहीं होना चाहिए, पूरे जोश जुनून के साथ 3-4 महीने दे दो आप, ठीक है ना। अरे कम से कम प्राउड फील तो होगा, सिलेक्शन होना ना होना बात की बात है, आगे जाके प्राउड तो फील होगा। हमने 3-4 महीने जी जान लगाई थी, और मेहनत करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ही आएगा। सफल होंगे, एक नहीं होगे, दूसरे एग्जाम में हो जाओगे, तीसरे में हो जाओगे। हाँ, निकाल लिया सबने आंसर। घात 50 का भाग दिया, देखो 50 का भाग देने पर 5 बार इनका मैसा आ जाएगा 50, बड़ी से बड़ी 50 का भाग जा रहा है तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 7 की पावर आ जाएगा 2, 7 की पावर हो जाएगी 2। 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 27 और 49। तो बड़ी 3 नंबर की है, बड़ी 3 नंबर की है। तो ये सबसे बड़ी संख्या आपका आंसर होगा, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बहुत प्यारा है। अब देखो इससे बढ़िया क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके लिए, नया पैटर्न का क्वेश्चन है। यदि रूट 12 यानी प्लस में चल रहा है और जो एन का मान है वो माइनस में है, इनफाइनाइट टर्म भी है भाई, है ना, इनफाइनाइट टर्म है। अब बताओ एम का मान कितना आ जाएगा। ध्यान दीजिए, यदि ये प्लस है, देखो सब प्लस में है, तो इनका एक तरीका होता है, जैसे इतना ही होता, ध्यान दीजिए, तो ऐसी संख्या लो जिनका गुणा 12 अंतर 1। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका गुणा 12 और अंतर 1। कौन कौन सी है बताओ, 4 व 3 है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा, प्लस है बड़ी संख्या लेंगे, माइनस है छोटी संख्या लेंगे, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यदि सबके बीच में माइनस होता तो आंसर कितना जाता 3। ऐसी दो संख्या लो जिनका गुणा 12 अंतर 1, प्लस में हो तो प्लस में सेम संख्या चल रही हो और इनफाइनाइट टर्म हो, इनफाइनाइट टर्म है भाई, ठीक है। तो गुणा 12 अंतर 1 4 और 3, प्लस है तो बड़ी संख्या, माइनस है तो छोटी संख्या। तो m का मान आ जाएगा 4। n का मान बताओ, दो संख्या जिनका गुणा 12 अंतर 1 4 और 3, माइनस है तो छोटी संख्या लेंगे, n का मान आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। n का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब m प्लस n, चाहे गुणा पूछे चाहे भाग, आप आराम से कर लोगे। 4 + 3 आपका आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली स्टूडेंट के गलत होते हैं, बहुत सारे बच्चों के, मेरे हिसाब से 95% बच्चे, मैं कई बार ऑफलाइन में टेस्ट लेता हूं, मुझे ध्यान है एक एक बच्चे पर नजर रहती है भाई कौन सा क्वेश्चन सही कर रहा है कौन सा नहीं गलत कर रहा है। 95% क्वेश्चन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत ही करते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, एग्जामिनर का सबसे ज्यादा पसंदीदा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे प्रीवियस ईयर में बहुत बार आए हुए हैं। ए की पावर है बी, 5 स्टार 3 का मतलब, यानी ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्या के बीच में स्टार है तो अगली संख्या घात में चली जाती है, अगली संख्या घात में चली जाएगी। जैसे यहाँ 3 घात में चली जाएगी और आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है आपके समझ में आ गया होगा। इतना भारी तो क्वेश्चन नहीं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन हम एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो आपको यहाँ मॉक टेस्ट में इजी मीडियम हर टाइप का क्वेश्चन रखना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि एग्जाम में स्किप कर दे, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे। ठीक है, हाँ, 17 की पावर 8 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखो 17 की पावर 200, 17 को 200 बार कर नहीं सकते, ये स्पष्ट है, सबको पता है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो यानी ध्यान दीजिए 4/5 में रिमाइंडर क्या है बताओ, -1, यानी जे एक कम रह रहा है, तो आप या तो 4 शेष, तो या तो इसमें 17 शेष है 17/18 में, लेकिन 17 की पावर 200 कर नहीं पाओगे, तो डिफरेंस 1 का है, तो -1/5, यानी इसमें रिमाइंडर -1 है। लास्ट उत्तर माइनस में नहीं आता तो वापस 5 जोड़ देंगे, वही का वही उत्तर आ जाएगा 4। मुझे ये बताओगे कि 11/15 में शेष क्या है, या तो 11 शेष है इसमें, या तो 11 शेष है, या इनका डिफरेंस लो 4 का, तो माइनस है 4, लेकिन लास्ट उत्तर है ना, लास्ट उत्तर माइनस में नहीं आता, तो वापस वो 15 ऐड करेंगे, तो वही बात हो गई, रिमाइंडर कितना है 4। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए 17 और 18 का डिफरेंस है 1, इन तो -1 हो गया शेष, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। देखो 17/18 में आपके सामने शेषफल 2 है, ए तो 17, लेकिन 17 को रखना नहीं है, 17 की पावर 200 ज्यादा हो जाएगी, या डिफरेंस 1 का है तो -1 शेष होगा, इस बात का ध्यान रखना आप। अब -1 की कितनी भी घात कर लो, ए की कितनी भी घात कर लो, ए की आएगा, लेकिन माइनस की घात जब सम हो तो प्लस हो जाएगा। जैसे -1 की घात 50 है तो प्लस का 1 आएगा, क्या आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस का 1/18, और 1/18 का मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जरूर लिख लेना, माइनस की घात जब सम हो तो क्या बन जाएगा, प्लस, और विषम हो तो क्या बन जाएगा बताओ, माइनस बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये दे दिया 10/10 की पावर 500, सॉरी 11 में शेषफल बताओ, ऐसा टाइप है में शेषफल बताओ, यहां रिमाइंडर कितना आ गया, -1/11 की पावर 500। एक की कितनी घात कर लो, एक ही आना है, एक की कितनी भी घात करो भाई एक ही आना है, तो यहां घात सम है तो प्लस का 1 हो जाएगा /11, और आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73 को कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित करती है। आप चाहे इस सेशन को शेयर करो, लाइक करो, हम ठीक है चलेगा, करो या नहीं करो लाइक, लेकिन आप सबका सिलेक्शन चाहिए। कुछ टाइम बाद आपका सिलेक्शन का मैसेज पढ़ना है भाई हमें, चाहे व्हाट्सएप पर पढ़ो, ऐप पर पढ़ो, हमें आपका सिलेक्शन चाहिए। और यही चीज हम लेके हमने शुरुआत में स्टार्ट किए थे कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहो और आपकी बार आर या पार। ठीक है, युद्ध हार के नहीं आना है, आप एक योद्धा हो। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम है वो किसी भी युद्ध से कम नहीं है, और घर पर हार के नहीं जाना है। सोचो अपनी हार का किस्सा मम्मी पापा को सुनाओगे कितना विचित्र लगेगा, है ना। तो युद्ध जीत के आना है, ध्यान रखना कुछ भी नहीं होगा, 4-5 महीने आप मेहनत कर लोगे, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। आज तक कोई भी पढ़ाई करके नहीं मरा है भाई, जितना ज्यादा मेहनत करोगे खुद पर प्राउड फील होगा, कंफर्ट रहोगे, है ना। लेकिन अब मेहनत नहीं करोगे तो ये बात हमेशा खाएगी। यदि आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अब मेहनत नहीं करे तो हमेशा ये बात खाएगी, तो ढंग से मेहनत करनी है। अब ये बताओगे मेरे साथ साथ बोलते जाओ, इसमें कॉमन क्या लोगे, 5 की पावर कहता है। देखो ऐसे लगने चाहिए ऑनलाइन में भी कि ऑफलाइन क्लास है, मन ही मन बोलते जाओ, टाइम का पता ही नहीं चले।
ठीक है, जैसे मेरे साथ साथ आप, जैसे आप मेरे से पहले मन मन में बोलते हो कि 5 की पावर 71 कॉमन आएगा, क्या क्या आता जाएगा, पूरे लगन के साथ आप पढ़ाई करो। ऑनलाइन में आप चाहे तो ऑफलाइन की तरफ पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, मोबाइल से थोड़ी दूरी रखो और मन ही मन क्वेश्चन के साथ साथ बोलते, टीचर के साथ साथ बोलते जाया करो। जैसे ऑफलाइन में भी ये बच्चे करते हैं कि 2-2 घंटे क्लास लेते हैं, कई कहते हैं गुरुजी पता नहीं चलता, ऐसे लग रहा है कि आधे घंटे की क्लास हुई है। तो आपको 1 घंटे की क्लास सिर्फ 10 मिनट की लगनी चाहिए, पूरा काम में डूब जाओ। तो यहां भाग देंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। अब 5 की पावर 72 में आप 71 का भाग दोगे, भाग में गाते घट जाएगी, तो 5 की पावर क्या बचेगी 1, यहां 5 की पावर 1 बचेगी और यहां 5 की पावर क्या बचेगी 2 बचेगी, ठीक है। 5 की पावर 71, 1, 5 और 25, ये 31 हो गया, ठीक है, इंटू 31। तो इसमें जो शेषफल है वो 31, देखो ऑप्शन में 31 नहीं है, इनके बहुत सारे आंसर आएंगे, ध्यान दीजिए। अब इनके टोटल फैक्टर कितने बनेंगे, इनके बहुत सारे गुणनखंड बनेंगे। जैसे इनमें गुणनखंड कितने बनेंगे 72 और घात में जोड़ो 144 गुणनखंड बन जाएंगे। 144 ऑप्शन तो दे नहीं सकता, तो इनमें से एक 5 निकाल लिया, 5 71 बार है भाई, 5 कितनी बार है 71 टाइम्स है, 71 बार है, तो एक 5 निकाल लिया इनमें से, 5 की पावर 70, एक 5 निकाल लिया और 31 है, तो ये कितना आ गया 155। तो इनसे कौन सी संख्या विभाज्य है 155 विभाज्य। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बताने वाला हूं आगे, ध्यान दीजिए। 5 की पावर 71 कॉमन ले लिया, अब समान से देखो, समान संख्या का भाग दिया 1 बचा, भाग में गाते घटेगी, 72 में 71 घटाओ घात 1, 73 में 71 घटाओ 2, इनको आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 31, लेकिन इसमें से एक 5 निकाल लेंगे तो पावर 70 बच्चे 31 इंटू 5 कितना हो जाएगा 155। मुझे पूरा पूरा भरोसा आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं भी नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपके लिए। 2 की पावर 31, 2 की पावर 32, 2 की पावर 33, ये किन से विभाज्य है? आपके सामने ऑप्शन है 29, 31, 23 और 37। तो 2 की पावर 31 कॉमन ले लेते हैं, है ना, समान संख्या भाग दिया 1, देखो भाग 2, भाग में घाते घटेगी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर, अरे 5 नहीं भाई, 1, यहां 2 घात 2 बचेगी, सॉरी, ठीक है, यहां कितनी बचेगी 3 और यहां 4, ठीक है भाई, 2 3 4, 2 की पावर 2, देखो भाग में घाते घट जाएगी, 34 में 31 घटाओ 3 और यहां 2 की पावर 4, 1 2 4 8 16, 16 8 24 28 2 30 31, 2 की पावर 31 इंटू 31, तो किन से विभाज्य है बताओ 31। आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वह दो संख्या जिनका एलसीएम कितना है 120 और मैस है, ठीक है, एचसीएफ है वो कितना है 10 है। निम्न में से कौन सी उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है? देखो कौन सा योग हो सकता है, ध्यान दीजिए, दो संख्या, ठीक है, उनका एलसीएम 120 है और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है, सॉरी एचसीएफ है, मैस है 10 है और एलसीएम 120 है, कौन सा इनका योग हो सकता है? देखो कैसे करेंगे, यानी इनमें इनका भाग 2 गुणा में आ जाएगी, माना संख्या 10x और 10y, आगे लेस है 120 तो इधर भी लेस है, देखो इनका लेस है 120 एलसीएम, तो इधर लेस आ जाएगा 10xy, xy का मान 10 का भाग 2 आ जाएगा 12। अब ऐसा फैक्टर करना है जिनका गुणा 12, कौन कौन सा होगा बताओ, 3 और 4, 1 और 12, ये नहीं होगा भाई, 6 और 2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यानी को प्राइम नंबर होनी चाहिए, ये युग्म क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर, यानी में से एक होना चाहिए युग्म का। देखो इनमें दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इन दोनों में सिर्फ 1 का ही भाग जा रहा है, इन दोनों में संयुक्त रूप से 1 का ही भाग जा रहा है। तो अब ये संख्या में से गुणा करो, 10 या 30, 10 चौक 40, 10 और 120, योग या तो 130 हो सकता है या 70, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है 70, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 70 आ जाएगा। अब मुझे पूरा पूरा भरोसा है कुछ बच्चों के ऊपर से गया, यानी नहीं समझ में आया,
ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इनके लिए कम से कम आना 15-20 मिनट का बेसिक समझाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, अब देखो एक एक क्वेश्चन के लिए मॉक टेस्ट में जैसे 25 क्वेश्चन है, 15-15 मिनट लगा नहीं सकते आप। मैथ में एक यूनिट डाली हो, इसमें सिर्फ युग्म के ही क्वेश्चन है, आप वहां जाके देखो भाई। एक लेसन तो आप देख ही लो, एलसीएम और एचसीएफ में मैंने युग्म के क्वेश्चन, शायद 2 नंबर या 3 नंबर वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसी चैनल पर, कैरियर बनाओ पर, आप वो वीडियो अच्छे से देखना। मैंने इससे रिलेटेड कम से कम 20-25 क्वेश्चन कराए हैं, तो एक क्वेश्चन जाके वहां देखना भाई, है ना। इनका पूरा बेसिक बताने में टाइम लगेगा। आगे देखो, मासिक आय का अनुपात कितना है बताओ, 4:3। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और व्यय का अनुपात कितना है, 3:2। ये खर्च का रेशियो है ना, ये आय का रेशियो है, और ये किन का रेशियो है, खर्च का। मासिक बचत कितनी है, 6,000 रुपए। देखो इधर बचत दे रखी है, तो बराबर में भी बचत, बताओ बचत कितने की है, यहां पर 1 रुपए की, यहां पर भी 1, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 6,000। देखो आय का रेशियो दे रखा है 4:3, और खर्च का रेशियो कितना दे रखा है, 3। इधर बचत है तो इधर भी क्या आनी चाहिए, बचत, और 1 बराबर कितना आ गया, 6,000। अब ये पूछा है ए की मासिक आय, ए की मासिक आय, मासिक आय कितनी है बताओ, 1 का अनुपात है 4। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 24,000 आपका क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बेसिक करना तो कर लो, वही बात है, लेकिन ये अंतर से अंतर समान नहीं हो, जैसे यहां अंतर एक एक का नहीं है, तो इनका बेसिक हाई आय में आप बचत घटाओगे तो क्या आ जाएगा, वे 4:3, बचत 6,000 रुपए, बचत कितनी है 6,000, और ये अनुपात कितना है बताओ, 3:2। आप अक्स की वैल्यू निकाल लेना, अक्स की वैल्यू आ जाएगी 8, 9 अक्स, 12, 6, 3, 18, 6,000 आ जाएगी। तो ए की आई कितनी हो जाएगी, इस 4 से गुणा कर लेना, 24,000 आ जाएगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का लागत मूल्य निर्धारित मूल्य का 64% है। आप निर्धारित मूल्य 100 मानो, निर्धारित मूल्य है वो क्या मानोगे, 100 मानोगे। निर्धारित मूल्य है वो क्या मानोगे, 100 मानोगे। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है लागत मूल्य निर्धारित का 64%, इसीलिए तो 100 माना है। तो लागत मूल्य यानी सीपी, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है, वो इनका कितना है, 64%। और निर्धारित मूल्य पर 12% छूट है। अब विक्रय मूल्य कितना हुआ ये बताओ मुझे, 100 रुपए की वस्तु है, 12% छूट है, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 88। अब लाभ परसेंट बताओ, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकलेगा, बेनिफिट कितने का हो जाएगा, डिफरेंस देखो इनका, घटाओ, ये हो गया 4, 2, 24 का हुआ, लाभ हुआ 24 का, है ना। यानी यहां लाभ है वो आ जाएगा 24 का। लाभ हानि क्रय मूल्य पर इंटू 100, 8, 3, 24, 8, 8, 64। फिर 4 का भाग दोगे, 25, 25, 3, 75, गुणा भाग कर लेना, यहां भाग जा रहा 2 बार, तो 37 पॉइंट, गुणा भाग कर ही लोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 37.5%। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो ये कह रहा है कि लागत मूल्य निर्धारित मूल्य का 64% है। आप निर्धारित मूल्य 100 मानो, क्या मानोगे, 100 मानो, और लागत मूल्य 64%, 100 का 64% होता है 64। फिर कह रहा है 12% की छूट है निर्धारित मूल्य पर। देखो निर्धारित मूल्य पर 12% की छूट है, तो आप 100 रुपए मानो, 12% छूट का मतलब विक्रय मूल्य हो गया 88। तो लाभ तो हुआ 24 का। देखो यहां डिफरेंस देखना ना, इतने में खरीद के इतने में बेचेगा, लाभ हानि क्रय मूल्य पर निकलेगा, लागत मूल्य पर, प्रतिशत के लिए इंटू 100 आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कितना है, एक व्यक्ति कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की दर से खरीदता है और 12 रुपए में 5 की दर से बेचता है। 143 रुपए प्राप्त किए तो अंडों की संख्या क्या है। कैसे करोगे आप, ये देखो क्रय मूल्य 12 ऊपर रुपए रखना है, प्रति वस्तु मूल्य आ जाएगा ये, है ना। प्रति वस्तु मूल्य के लिए रुपए में वस्तु का भाग दो, रुपए में किन का भाग दोगे, वस्तु की संख्या। ये आपके लिए लिखा, बाकी कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे अब मैं कह रहा हूं ये 2 मार्कर कितने के हैं, तो 2 मार्कर की सॉरी 2 मार्कर की रेट 200 रुपए है, तो एक की कितनी हुई, तो ऊपर रुपए 200 है और मार्कर है 2, तो एक की कितनी हुई 100। तो इसी प्रकार एक वस्तु के लिए रुपए में वस्तु की संख्या का भाग दे दो,
देखो 12 रुपए में 5 वस्तु की दर से खरीदी, ऊपर रुपए नीचे वस्तु, ठीक है, सॉरी सेकंड में लिख दिया, ये 5 रुपए में 3 खरीदी, 5 रुपए में कितनी खरीदी, 3 खरीदी, ठीक है। 12 रुपए में 5 की दर से बेची, 12 रुपए, ऊपर रुपए रखने हैं। अब 3 और 5 से कटने वाली संख्या ले लो, 15 वस्तु ये मानी, 15 ये वस्तु, माना वस्तु की संख्या 15, माना वस्तु की संख्या है 15 मानी, दोनों को 15 से, क्यों 3 और 5 से कट रहा है, 3 5 15, 5 5 से 25, 5 3 15, 12 3 36, तो यहां बेनिफिट हुआ 11 का, और क्वेश्चन में कह रहा है लाभ हुआ 143 रुपए का, 143 रुपए प्राप्त किए, ये लाभ के हैं भाई। यदि उसने 143 रुपए प्राप्त किए, लाभ के प्राप्त किए, है ना, 143, तो 1 बराबर 11 13 हो गया, ठीक है। और सीपी पूछा कार्य मूल्य, सॉरी वस्तु की संख्या पूछिए, वस्तु की संख्या, संख्या कितनी है बताओ, 15 मानी थी, तो 15 इंटू 13, तो कितना हो जाएगा बताओ, 195, तो यानी वस्तु की संख्या थी वो कितनी आ जाएगी, 195। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है आपके लेवल के, वैसे डिफिकल्ट नहीं है, आपके जो लेवल के स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, एक आधा क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन वाला आता है। हाँ, इनको आप ऐसे भी कर सकते हो। तो उसने 143 रुपए प्राप्त किए, ये लाभ किए हैं भाई, ठीक है। कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की दर से खरीदे, 12 रुपए में 5 की दर से बेचे, 143 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त किए, किन के रूप में, लाभ में प्राप्त किए, है ना, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है यहाँ पर। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे x रुपये मान लिया, वस्तु की संख्या x, 12x बटा 5, ठीक है, 5x बटा 3, और अंतर है ये 12 3 36 25, यानी 11x बटा 15 बराबर 143, 11 का भाग दोगे, 11 कम 11 11 33, तो वस्तु की संख्या कितनी आ जाएगी, 195 हो जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से देखो, इनमें और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इतना ही होता, 5 रुपए में 3 की दर से खरीदा, क्रय मूल्य ऊपर रुपए रखना है, 5 रुपए में 3 वस्तु खरीदी, फिर 12 रुपए में 5 बेची, ऊपर रुपए नीचे वस्तु, 5 और 3 से कटने वाली संख्या 15 मान लो, 15 से गुणा किया, यानी वस्तु की संख्या 15 मानो, 15 वस्तु ये, 15 वस्तु ये, तो क्रय मूल्य 25, विक्रय मूल्य 36, ये भी कहेगा लाभ परसेंट ज्ञात करो, लाभ 11 का क्रय मूल्य पर और इंटू 100, लेकिन लाभ प्रतिशत नहीं पूछा है, यहां लाभ हुआ 11 का, इधर लाभ 143 का, तो 1 बराबर 13, वस्तु की संख्या 15 पूछी है तो गुणा कर लो, 15 दे रखे तो 1 बराबर 13, 15 बराबर कितना हो जाएगा, 195। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत बार करवा चुका हूं मैं, काफी बार आता है भाई, ये बहुत एग्जामिनर का पसंदीदा क्वेश्चन है, दिल से लगा हुआ है ना, कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि है, विक्रय मूल्य 100 मानो, हानि 20%, 100 का 20% कितना होता है, 20, इतना मुझे क्रय मूल्य बता दो भाई, बताओ, फ्री मत बैठे रहो, यानी 100 रुपए में बेचा, विक्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य पर 20% हानि है, विक्रय मूल्य 100 माना, 100 का 20% 20 हानि है, 100 में बेचा तो 20 की हानि हुई, क्रय मूल्य बताओ, 100 में बेचा तो 20 का नुकसान हो गया, तो ज्यादा में खरीदा, सीधी सी बात है 120, ठीक है। अरे विक्रय मूल्य 100, यानी 100 में बेचा तो उसे 20 का चूना लगाया, यानी साधारण भाषा में चूना तो बोलते हैं गांव में, 20 की हानि होगी, 100 में बेचा तो 20 का नुकसान हो गया, यानी कितने में खरीदा, 120 में। अब हानि प्रतिशत, हानि 20 की है, रियल में क्रय मूल्य पर निकलते हैं, लाभ और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकलते हैं, इंटू 100, 20 120 भाग दोगे तो यह आ जाएगा 16 सही 2/3%, आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। ए का 90% बराबर, ए का 90% बराबर बी का 30%, ठीक है। अब आगे ये दे रखा है बी बराबर ए का एक्सप्रेशन, पहले इनका रेशियो निकालो, देखो बराबर में प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, मैं क्वेश्चन फिर दे देता हूं, का मतलब होता है गुणा, ए का 90% बराबर बी का 30%, 30 3 90, 3a बराबर 1b, तो ए बी का जो रेशियो है वो 1:3 आ जाएगा, ए बी का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, 1:3, बी बराबर ए का % बी बराबर ए का x%, ठीक है। बी का मान क्या है बताओ, 3, ठीक है, ए का मान 1 x%, x बटा, यहां वैल्यू ही पुट करनी है, देखो
बी का मान 3 है, ए का मान 1, बी का मान 3, ए का मान 1, का मतलब गुणा, ये इधर गुणा में आ जाएगा। तो जो अक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन आपकी तैयारी इस प्रकार होनी चाहिए कि आपको ये लिखना ही नहीं पड़े। क्यों, आप दिमाग में सोचो, देखो सीधा रेशियो आ जाएगा ए और बी का, डायरेक्ट रेशियो निकालो, प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल, 3 बार गया, देखो ये 30 या 90, 3:1, अनुपात के लिए बदल जाता है 1:3। अब यहां पुट करो 3 1 गुणा अक्स बटा 100, ये डायरेक्ट कितना आ जाएगा 300, तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो मैं एक और रखता हूं, आप बताना। जैसे ए का 40% बराबर बी का 60%। अब है ए बराबर बी का x%, इनका मान क्या होगा? तो देखो का मतलब क्वेश्चन पर कर लिया, का मतलब होता है गुणा, 20 3 60, 20 दूनी 40, तो ए और बी का बराबर में पलट जाएगी भाई, बराबर अनुपात का क्या होता है उल्टा, ये पलट जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा 3 2, यहां पुट कर दो 3 2, मान पुट कर दो यहां पर, तो 300/2 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 300/2, यानी 150 आपका आंसर आ जाएगा। 2 क्वेश्चन होंगे इस टाइप के। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करा चुका हूं भाई, ठीक है, ये पीछे भी करा चुका हूं, बार बार में यार खुद कुछ क्वेश्चन तो खुद भी करोगे कि चीनी की कीमत में कितनी कमी होगी, 20% कमी हो जाने पर 600 रुपए में 5 केजी चीनी एक्स्ट्रा खरीद पाता है। कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए थी? यानी आरंभिक भाव, आरंभिक भाव का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? बेसिक कि ए बटा 100 प्लस माइनस ए रुपीज बटा केजी। ठीक है, कितना आ जाएगा रुपीज बटा केजी। 20% की कमी होगी, ए का मान 20, 20% की कमी होगी तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80। रुपए कितने हैं बताओ? 600 रुपए में कितनी केजी कम खरीद पाता है? 5 केजी कम या अधिक खरीद पाता है। देखो आरंभिक भाव का फॉर्मूला है ए 100 प्लस माइनस ए, कमी है तो 20, ऊपर रुपए बटे केजी, 600 रुपए में 5 केजी कम खरीद पाया, ये 4, 20 का भाग दोगे 20 या 60, 30 रुपए प्रति केजी, तो ये मान कितना आ जाएगा 30 रुपए प्रति केजी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज राशि का 9/25 है, तो ब्याज की दर क्या है? देखो ब्याज राशि का 9/25, यानी आप मूलधन 25 मानो, एक ही बात है 100 मानो कुछ भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माना मूलधन 25, ब्याज इनका 9/25 है, तो ब्याज कितना है बताओ 9, ब्याज कितने रुपए है 9 है। अब दर ज्ञात करो, दर निकालने का फॉर्मूला ब्याज गुणा 100, सब जानते हो, ब्याज गुणा 100 और मूलधन गुणा समय। ठीक है, तो ब्याज गुणा 100, ब्याज 9 गुणा 100, मूलधन 25 है और समय कितना है 6 वर्ष। ठीक है, 25 चौक 100, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 12/2, यानी दर आ जाएगी 6%। आपकी जो दर है वो कितनी परसेंट आ जाएगी 6%। ठीक है, एक बार फिर से देखो, ये कह रहा है ब्याज है ऐसा ही है, वो राशि का 9/25 है, मूलधन 100 माना, ब्याज 9/25, 9 आ जाएगा। अब दर निकालने का फॉर्मूला ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय, ब्याज 9 गुणा 100 मूलधन 25 और समय 6 वर्ष, गुणा भाग कर ही लोगे। ये फॉर्मूला कहां से बना? अरे देखो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, तो दर निकालनी है तो 100 पर चला गया, ब्याज गुणा 100 और मूलधन गुणा समय क्या आ जाएगा नीचे, इन्हीं से बनाया ये चीजें। ठीक है, आगे हाँ 12,000 रुपए की राशि, बहुत प्यारा क्वेश्चन है सीआई का, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको जरूर नोट करना भाई, इनको छोड़ मत देना और लास्ट तक वीडियो को पूरा देखना है भाई। ठीक है, स्किप नहीं करना है, लास्ट तक आपको बने रहना है और नए क्वेश्चन मिले उनको जरूर नोट करना, धैर्य रखना। देखो आपको नियमित बनना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी बुद्धिमान हो, आप नियमित नहीं हो तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। आप जिंदगी की रेस में यानी कंपटीशन की रेस में कितने भी धीरे चल रहे हो, लेकिन आप नियमित हो, यकीन मानिए आप सबसे आगे है। तो नियमितता बहुत जरूरी है। डेली इवनिंग में टाइम रहता है 8 बजे, आप तो 8 बजे यूट्यूब पर जाओ, कैरियर बनाओ, यूट्यूब चैनल पर जाओ और ये लेक्चर अच्छे से स्टडी कर लो। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं। 12,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा करने पर 5 वर्ष में दुगुनी हो रही है। देखो वर्ष और गुना, 5 वर्ष में कितना गुना हो गया बताओ, 2 गुना। 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी, पहले तो देखो कितना गुना हो जाएगी। ये कह रहा है 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है, पहले ये देखो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी। तो वर्ष का पहाड़ा बोलते जाओ, यानी गुणज करते जाओ यहां पर, है ना। 5 का गुणज, किन का गुणज लेना है, 5 का। 10, 15, 20, 5 5 जोड़ते जाओ यहां पर। फिर यहां हर बार 2 गुना हो रही है, तो 2 का 2 गुना बताओ, 4, 4 का 2 गुना 8, और 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 16। ये पूछे 20 वर्ष में 16 गुना हो जाएगी, यानी 16 गुना हो जाएगी। लेकिन राशि पूछी है, राशि स्टार्टिंग की 12,000 थी, अब की बार राशि पूछी है 12,000 और 16 गुना हो रही है। 12,000 का 16 गुना कितना हो जाएगा, 0 0, 16 32, 16 3 19, ठीक है, 1,92,000 हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको। जैसे साधारण ब्याज की राशि, जैसे ये दे दिया 8 वर्ष में 3 गुना, ये कहेगा 27 गुना बताओ कितने वर्ष में, तो 8, 16, 24, यानी ये इनका मल्टीपल लो 8 का, 8, 16, 24, फिर 3 का 3 गुना 9, हर बार 3 गुना ही करते जाओ, 9 3 27, 24 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी, 27 गुना हो जाएगी। तो वर्ष का पाड़ा बोलो, 5, 10, 15, 20, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर एक व्यक्ति 15 मिनट पहले, ये आपको स्वयं को करना भाई, ये ठीक है, ऐसा टाइप बता चुका हूं। ये क्वेश्चन काफी बार आता है भाई, है ना। एक आधा क्वेश्चन खुद भी तो करोगे, ठीक है, आपको करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे। एक व्यक्ति सामान्य चाल की तुलना में 6/7 गति से चलने से 25 मिनट देरी से पहुंचता है, 25 मिनट देरी से। अब व्यक्ति का उस दूरी तक चल पाने का समय कितना है, यानी सामान्य गति से चलेगा, उस व्यक्ति का उस दूरी तक चल पाने का सामान्य समय क्या है। देखो सामान्य समय पूछा है, एक तो आप सामान्य गति लो, एक अब की गति, जो चाल है देखो अपनी गति की 6/7, इनका मतलब ये रियल गति है, ये सामान्य चाल या वास्तविक या रियल गति है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब की गति कितनी हो गई, 6। भाई अपनी गति का 6/7 का मतलब नीचे वाला मान होता है वो रियल या वास्तविक मान होता है। रियल गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपकी कितनी है, 6। और समय इनका व्युत्क्रमानुपाती होता है, सबको पता है समय 4 का उल्टा होता है, तो 2 को सीधा ही पढ़ सकते हैं, 7:6। अब 25 मिनट देरी से पहुंचा, 25 मिनट देरी से पहुंचा, अंतर है तो इधर भी अंतर करेंगे, इधर अंतर आ जाएगा 1, 1 बराबर कितना आ गया, 25। अब सामान्य समय पूछा, समय पूछा, देखो सामान्य गति से चले तो समय 25 गुणा 6, 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब 2 घंटे और 30 मिनट, कितना आ जाएगा, 2 घंटे और 30 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किसी संख्या को 5 से विभाजित किया जाए, ठीक है, n कोई नंबर है, उनको 5 से विभाजित किया जाए तो 2 शेष बचता है, ठीक है। n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो कैसे बचेगा, यानी आप जैसा कह रहा है वो शेषफल के साथ लेना है n के स्क्वायर में, तो आप इस शेषफल का स्क्वायर लो, फिर किन का भाग दोगे, 5 का भाग दो। देखो एक बार फिर से देखो, यदि n कोई नंबर है, ठीक है, 5 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है बताओ, 2 बचता है, कितना बचता है, 2। n स्क्वायर में 5 का भाग दे तो कैसे बचेगा, देखो डिवाइजर तो 5 है लेकिन n का स्क्वायर करना है तो इस शेषफल का भी स्क्वायर कर लो, यानी आप हर बार शेषफल का स्क्वायर करोगे, शेषफल के स्क्वायर में किनका भाग देना है, 5 का, जो पूछा उनका भाग देना है, ठीक है। तो यह आ जाएगा 4/5, आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यदि ये होता n क्यूब होता कि n क्यूब में 5 का भाग दे तो कैसे बचेगा, तो आप क्या करते, रिमाइंडर पहला शेषफल कितना है, 2 है, तो 2 की ही क्यूब लेते और 5 का भाग देते। देखो जो पूछा उनका भाग देना किसमें, शेषफल में, n क्यूब होता तो इनकी क्यूब लेते 8/5, तब आंसर कितना आता बताओ, 3 आपका आंसर आता, ठीक है। चलो आगे। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। P और Q किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ध्यान दो,
P और Q किसी कार्य को करते हैं 12 दिन में, Q और R 15 दिन में, R और P 20 दिन में। P अकेला कितने दिन, P उसे उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे इनका 60, ये दिन है, और क्षमता निकालो 12 5 60, 15 चौक 60 और 20 3 है 60। यहां डबल डबल है, देखो P 2 बार है, Q 2 बार है, R 2 बार, तो डबल डबल लेंगे भाई। 2PQR की क्षमता देखो, तीनों की क्षमता 5 या 9 3 12, तो PQR की क्षमता है वो कितनी आ जाएगी 6। PQR की क्षमता कितनी आ जाएगी 6। अब ये पूछा P कितने दिन में करेगा, P की देखो P की क्षमता, PQR में QR की क्षमता घटाओ, P की क्षमता बच जाएगी। तो QR की क्षमता कितनी है बताओ 4, तो 4 घटाओगे 2, और जो पूछा उनका भाग दे दो। कुल कार्य में जो पूछा उनकी क्षमता का भाग दो, P का पूछा P की क्षमता का भाग दिया, और आपका कितना दिन आ जाएगा बताओ 30 दिन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार में एग्जाम में आता है। देखो P प्लस Q 12 दिन में, Q प्लस R 15, R प्लस B लघुत्तम, इनका एलसीएम, ये कुल कार्य हो गया है, ये कुल कार्य क्षमता, दिन का भाग दे दोगे क्षमता, लेकिन 2P है, 2Q है और 2R है, 2 कॉमन ले लिया, तो यह आ जाएगा P प्लस Q प्लस R, तो 2 भाग में आ जाएगा, इनका मान आ जाएगा 6 आ जाएगा। मान कितना आ जाएगा 6। अब P की क्षमता बताओ, कैसे करोगे P की क्षमता, PQR में किनका मान घटाओगे, PQR में QR का मान घटाओगे, तो यह आ जाएगा। तो 6 में देखो PQR में, फिर से बताता हूं, QR की क्षमता घटाओगे तो P की क्षमता अपना आप बच जाएगी, तो 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 2, 60 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 30। जो पूछा उनकी क्षमता का भाग दो टोटल कार्य में, तो यह आ जाएगा 30 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बता चुका हूं, ये सेम को करना, पीछे मॉक टेस्ट में रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये बारी बारी आता है भाई, इनको जम के लगाना है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, कुछ तो आप भी करोगे ना आगे। अब है एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए का व्यास कितना मीटर है। ठीक है, 1000 बार घूमने पर कितनी दूरी तय की 440 मीटर, सेमी में व्यास कितना मीटर, बाद में बदल लेंगे। 440 मीटर का मतलब इतना सेमी है, तो पहले तो रेडियस सेमी में आ जाएगी। ठीक है, 1000 चक्कर है, तो एक चक्कर में मान निकालो, 1000 चक्कर में इतना सेमी दूरी तय की, तो एक चक्कर में 44 सेमी, ये एक चक्कर मतलब परिधि आ गई, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, 44 से 44 कट गई, r का मान आ जाएगा 7, और व्यास इनका डबल हो जाएगा 14 सेमी, व्यास त्रिज्या का डबल होता है। अब मीटर में बदलोगे तो 100 का भाग दे दोगे, या 0.14 मीटर आपका क्या आ जाएगा आंसर। एक बार फिर से देखो, 1000 बार घूमने पर 1000 चक्कर लगाता है, कितनी दूरी के लिए 440 मीटर को। एक बार मैं सेमी बना लेता हूं, थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहे, तो 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, कितने सेमी होते हैं 100, तो इतना सेमी के लिए 1000 चक्कर, तो एक चक्कर में 44 सेमी, एक चक्कर का मतलब होता है परिधि, तो बराबर में परिधि 2πr, तो 44 से 44 कट गया, रेडियस 7 आ जाएगी, और व्यास यानी डायमीटर रेडियस का डबल होता है 14 सेमी, और 14 सेमी को मीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, उल्टा लिख दिया क्या 0.14 मीटर, 0.14 मीटर, 100 का भाग देने पर यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है वो अनुपात है 2:3:4। परिमाप, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, परिमाप 18, तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 9, 9 बराबर 18, तो 1 बराबर कितना आ गया 2, तो रियल भुजाएं, ये तो अनुपात है, भुजाएं कितनी होगी 2 दूनी 4, 2 3 6, और ये 8 आ जाएगी, ये इनकी रियल भुजाएं आ जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो परिमाप 18 है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, भुजाओं का योग लेना है, तो इधर अनुपात में योग 9, 9 बराबर 18, तो 1 बराबर 2, तो ये भुजा 8, 6 और 4। अब क्षेत्रफल पूछा है, तो हीरे का सूत्र लगेगा। देखो क्षेत्रफल के लिए क्या करोगे, पहले तो एस का मान लो, एस का मान होता है तीनों भुजाओं के योग का आधा, 18 का आधा कितना होगा बताओ 9, 18 का आधा
9, एक त्रिभुज की भुजा 4, 6 और 8 है भाई, 4, 6 और 8 है। तो क्षेत्रफल हीरे का सूत्र लगेगा, लगाओ। हीरे का सूत्र क्या होगा? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब तीनों भुजा घटाओगे, देखो एस का मान कितना है बताओ? 9। अब एस माइनस ए यानी पहली भुजा घट रही है, दूसरी भुजा घट रही है, एस में तीनों भुजा, यानी 9 में तीनों भुजा घटाओगे। 9 में 4 घटाओ 5, 6 घटाओ 3, 8 घटाओ 1, 9 का वर्गमूल 3 और 15 का वर्गमूल √15। तो ये आ जाएगा 3√15। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, कई बार ठीक कैलकुलेशन का क्वेश्चन दे देता है। इधर योग है परिमाप, तो इधर योग 9, तो 1 = 2। ये रियल में भुजा आ गई। पहले अर्ध परिमाप निकालो, एस होता है a + b + c/2, यह आ जाएगा 9। हीरे का सूत्र सबको पता है, ये होता है। अब एस की वैल्यू है 9, तीनों भुजा घटेगी, देखो एक घट रही है एस में a b c, यानी 9 में तीनों भुजा घटाओगे। 9 में 4 घटाया 5, 6 घटाया 3, 8 घटाया 1, 15 का √15, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। इन्हें में मार्क रखने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। हाँ, ये एग्जाम में बहुत आता है मार्क रखने, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आपको माने रखने हैं। कैसे करोगे? 3x, अक्ष की वैल्यू कितनी है बताओ? ये 3x + y। हाँ, अक्ष की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 5। अक्ष की वैल्यू 4 रखो, y की वैल्यू है 5। 20, 35, 12, 5, 17। तो ये जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा? 17:35। कितना आ जाएगा बताओ? 17:35 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एक सुबह वाली क्लास के लिए सब तैयार है ना? क्लास टाइम रहेगी 8 बजे, और जस्ट इनके बाद हरीश सर की क्लास आने वाली है। सभी तैयार रहो, बहुत अच्छे से कंटेंट तैयार कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, साथ साथ रिप्लाई भी करते जाओ, और नई चीज मिलती है उनको नोट भी करते जाया करो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।